आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर असेंबली में 7 साल के लंबे इंतजार के बाद बजट सेशन की शुरुआत हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर से सेशन का आगाज हुआ, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की और रियासत का दर्जा मिलने की बात कही। तो वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी बात रखी। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सियासी जमातों के बयानात की वजह से जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त हमला किया है। महबूबा ने इल्जाम लगाया कि उमर हुकूमत बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की पॉलिसियों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रही है, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने भी पलटवार किया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या असेंबली के अंदर और बाहर बयानात से जम्मू कश्मीर के अवाम और यूटी के मसाइल हल होंगे? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिली है। एक लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं वो एक तरह से बहस किए जाएंगे असेंबली के अंदर। लेकिन बजट सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ठीक पहले इस तरह के बयानात को आखिर किस तरह से देखा जाए, या इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी के माने आखिर क्या कुछ निकाले जाए, इसी को आज हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर को 7 साल के बाद अब 2018 में आखिरी बजट सेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, और अब 2025 में जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन हो रहा है। ऐसे में हर तबके को और हर सेक्टर को यह उम्मीद थी कि जब बजट सेशन होगा तो उनके जो मसाइल हैं वो उठाए जाएंगे। और क्योंकि खुद वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी तकरीबन हर सेक्टर तक पहुंचकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे एक तरह से मिलकर उन्होंने एक शानदार बजट लाने की कोशिश की है। और आज एक तरह से डेब्यू, एक तरह से शुरुआत थी, जहां पर LG मनोज सिन्हा ने भी कहा कि बजट शानदार होगा, जम्मू कश्मीर के हर तबके का इस बजट में ख्याल रखा जाएगा और सभी को एक तरह से जिस तरह से इस बजट से उम्मीदें हैं, सभी की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश की जाएगी। यहां तक सब ठीक ठाक था, लेकिन जिस तरह से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कई बड़े इल्जामात एक तरह से महबूबा मुफ्ती ने लगाया। उन्होंने कहा कि उमर सरकार बीजेपी का एक्सटेंशन है, यानी एक तरह से बी टीम की तरह से काम कर रही है। बीजेपी की पॉलिसियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सही ठहरा रही है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जरूरी मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला आखिर खामोश क्यों रहते हैं, सीएम आखिर खामोश क्यों रहते हैं। इस तरह के कई ऐसे चुभते हुए सवाल महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किए हैं, या यूं कहा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर सीधे सीधे महबूबा मुफ्ती ने आज वार किया है। तो एक तरफ बजट सेशन की शुरुआत और दूसरी तरफ इस तरह की सियासी बयानबाजी, आखिर इसके क्या कुछ माने निकाले जाए, किस तरह से इसे देखा जाए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट RS पठानिया MLA हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जावेद हसन बेग जो सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बारामूला से MLA भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और मेरे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 18 JKLH, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। सभी का बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। मैं सबसे पहले जावेद हसन बेग जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जावेद हसन बेग जी, महबूबा मुफ्ती ने जो इल्जाम लगाए हैं, या महबूबा मुफ्ती जो सीधे सीधे कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है। देखें जी, ये महबूबा जी की स्टेटमेंट है, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। ये आप महबूबा जी के स्पोक्स पर्सन से पूछें कि जो उन्होंने कहा है किस बुनियाद पे कहा है। मैं तो मुझे तो इस बजट सेशन के हवाले से आप लोगों ने दावत दी है कि उस पर कोई बात करनी है तो आप उससे पूछें। बाकी रहा ये कि नहीं, आपके पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया जा रहा है ना, पूरे
ये अटैक सिर्फ उमर अतः अब्दुल्ला तो पर सभी नहीं लगे है वही जावेद जवाब जी। देंगे। ये प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है, महबूबा जी की एक स्टेटमेंट है, इस पे क्या रेस्पॉन्ड करना है वो बेहतर जानती हैं जो वो कहती हैं। अब जब उनके लोग असेंबली में ये बात करेंगे तो उसका जवाब हम असेंबली में देंगे। अगर हम असेंबली से पहले ही टीवी चैनल्स पे आके सारा कुछ एग्जॉस्ट करते हैं तो फिर असेंबली के अंदर जाने की क्या जरूरत है। तो महबूबा जी ने कोई बात कही है, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत इस बात की है कि हमारे जो कायद हैं चीफ मिनिस्टर साहब, वो जम्मू कश्मीर की के वजीर आला की हैसियत से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नहीं, लीडर महबूबा की हैसियत महबूबा से। मुफ्ती तो यहां तक कह रही हैं कि उमर अब्दुल्ला जब से सरकार में आए, जब से सरकार बनी, सीएम बने, तब से वो सिर्फ पीएम की तारीफ कर रहे हैं, वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। तो वो जो उमर अब्दुल्ला साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, जी जाहिर सी बात है वो एक अपनी सोच और समझ और अपनी जो उनका मनसब है उसके हवाले से कर रहे हैं। महबूबा जी जो कुछ कर रही है, जो वो मुनासिब समझती हैं वो करती हैं। तो ये कैसे तवक्का की रखती हैं महबूबा जी कि उमर अब्दुल्ला साहब महबूबा जी से मशवरा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। तो इस तरह ना महबूबा जी ने कभी उमर अब्दुल्ला साहब से मशवरा किया है कि उनको क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, ना महबूबा जी को ये तवक्का रखनी चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब उनकी इजाजत से अपने सियासी फैसले करेंगे। मैं जावेद हसन जी आपके पास आ रहा हूं। इस बीच हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट आदित्य गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य गुप्ता, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेके लिस्ट में। मैं जावेद हसन जी एक सवाल आपसे और ले लेता हूं। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जितना लोगों को उम्मीदें थी कि नई सरकार आएगी और एक नई सरकार बनी थी, लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन यह सरकार तो सिर्फ बीजेपी की तारीफ करने में, पीएम मोदी जी की तारीफ करने में लगी रहती है और इसने तो कोई काम किया ही नहीं इतने दिनों में। मैं एक बार फिर ये इस बात की वजाहत कर दूं जी कि महबूबा जी जो कुछ भी कहती हैं, एक लीडर, एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से कहती हैं, जिन चीजों को वो बयान कर रही हैं, जो उनको अब उनको नजर आ रहा है वो उसी को बयान कर रही हैं। लिहाजा मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। आप तो जावेद साहब इस तरह से कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है सब सही कहा है, उनका जो बयान है बिल्कुल सही है। देखें आप, नहीं आप इस नहीं तरह नहीं, आप तो इसी तरह से कह रहे हैं। जी जी, प्लीज डोंट, नहीं आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते हैं कि मैंने कब कहा कि जो वो कहती है वो सही कहती है। कब कहा मैंने? नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का बयान है, अगर महबूबा मुफ्ती ने देखिए सिर्फ उमर अब्दुल्ला पर नहीं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाया। नो, ये मेरे मुंह में अल्फाज डालना नहीं करना है। ऐसे आप मेरे बारे में कोई भी बात करने से पहले आपको मेरे बारे में मालूमात होनी चाहिए। मैं जब कोई बात कहता हूं तो मैं उस पर कायम रहता हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सियासत अपने मशवरे से करते हैं, जो उनको ठीक लगता है। अपनी पार्टी के अंदर मशवरा करते हैं, अपने साथियों से मशवरा करते हैं, उसके बाद वो अब फैसले करते हैं। चलिए ठीक है, मैं आदित्य गुप्ता आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, महबूबा जी से कोई मशवरा उन्होंने नहीं किया है जी जी इस सिलसिले में, और महबूबा जी को तवक्का भी नहीं रखनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आदित्य गुप्ता, महबूबा मुफ्ती जिस तरह से आज उन्होंने बयान दिया और सीधे सीधे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद जितनी तवक्को थी, जितनी उम्मीद की जा रही थी, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ सेंटर की तारीफ यहां से हो रही है, यहां से पीएम मोदी की तारीफें हो रही हैं। आखिर इस तरह का बयान महबूबा मुफ्ती को क्यों देना पड़ा? देखें, अगर आप इस पूरी इलेक्शन कैंपेन को अगर आपने देखा हो तो इलेक्शन कैंपेन में जो उमर साहब ने वोट मांगा था या इवन टोपी उतारी थी, वो वोट मांगा था कि मैं आप लोगों की आवाज बनना चाहता हूं, मेरे अलावा हर सियासी जमात यहाँ पर जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के साथ खेलेगी, तो मुझे वोट दे। और उसके लिए ओवरवेलमिंग मेजोरिटी भी मिली, 50 MLA आपके पास हैं। लेकिन जो टोटल स्टांस लिया जा रहा है गवर्नमेंट का ऑन एवरी फ्रंट, जिसके बारे में उसने इलेक्शन में बात की थी, वो कॉन्ट्ररी है। आप कहीं पे भी, चाहे रिजर्वेशन का इशू हो, अगर आपको रेगुलराइजेशन का इशू हो, आपको नशा मुक्ति करनी है, आपको एनी काइंड ऑफ रिलीफ जो लोगों को मिलना चाहिए, चाहे लैंड रेगुलराइजेशन हो, आप कंप्लीटली चुप हैं। आपकी हर चीज का जवाब ये होता है कि जब आप रियासत आएगी तो उस दिन हम करेंगे। तो बेसिकली ये है कि आप कोशिश करना चाहते हैं सिर्फ हमें थ्रेट्स दिखाकर कि हम जब तक रियासत नहीं आएगी हम रियासत के लिए कोशिश करते हैं। तो गवर्नेंस में क्यों बैठे? अगर लोगों की बात ही नहीं आप कर सकते। आप देखें, सिविलियन किलिंग हुई है, सिविलियन डेथ हुई है, नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की बातें नहीं कर रही है। आप ये कह रहे हैं आदित्य गुप्ता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से सरकार में आई तब से कोई काम ही नहीं हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को।
उम्मीदें बहुत थी, देखो, लेकिन जम्मू उन कश्मीर उम्मीदों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। अब बड़ा स्ट्रेट है। इलेक्शन में आपने वोट मांगा था कि उन लोगों के बारे में कि आपकी डिग्निटी हर्ट हुई है, हम डिग्निटी रिस्टोर करेंगे। जो लोग बाहर जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में बंद हैं उनको वापस लाएंगे, स्पीडी ट्रायल्स होंगे, किसी पकड़ दकड़ नहीं होगी, किसी जी। किस्म की सिविलियन टारगेटिंग नहीं होगी। आपके उनके चीजों के बारे में बोलना ही बंद कर दिया। अगर आपके पास पावर नहीं है उनको वापस लाने की, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन कम से कम बात तो कर सकते हैं। आप चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली उठ के। आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते हैं, आप होम मिनिस्टर से मिलते हैं, आप होम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, जनाब ये लोग जो बाहर की जेलों में, आप उनको वापस लाओ, ट्रायल तेज करो, कोर्टें बढ़ाओ। एनआई की ही कोर्ट देखी जाए तो पूरी जम्मू कश्मीर की एक कोर्ट है, और मेजोरिटी जो अक्यूज हैं वो जावेद कश्मीर हसन के बेग हैं। जी, तो जावेद आप जी, क्या कश्मीर में मेरी बनाओ आवाज तो सुन रहे कोर्ट हैं? तेज चलती है। ठीक है, देखिए आदित्य गुप्ता जी, अब आपकी बातों के जवाब तो जावेद हसन बेगी देते, वो क्योंकि ये कह रहे थे कि ये जो बयान दिया है महबूबा मुफ्ती जी का, अपना खुद का बयान है और इस पर हम क्या बात करें। मैं जब आएंगे जावेद हसन जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पीडीपी आज महबूबा मुफ्ती ने भी यही बात कही है। आदित्य गुप्ता, जो आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला एक तरह से सरकार में आने के बाद और सीएम बनने के बाद खामोश हो गए। मैं आर.एस. पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि खुद आप आज असेंबली में मौजूद थे और एक लंबे इंतजार के बाद बजट सेशन एक तरह से शुरू हुआ है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, मैं इसे समझना चाह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पीडीपी बीजेपी की बी टीम है, पीडीपी उठती है कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की बी टीम है, तो बी टीम है कौन? आर.एस. पठानिया जी। जी, सबसे पहले मेरे जो मित्र पैनलिस्ट हैं जी। और जो भी लोग डायरेक्टली इस शो को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब और नमस्कार। मैं आपका जवाब देने से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि दे दूं जी। कि ये जम्मू कश्मीर की एक विडंबना के हैं, इतिहास के हैं, या एक लेजिटिमेट तरीके से कहें तो एक पॉलिटिकल संस्कृति भी रही है कि जितना भी दिल्ली के विरुद्ध आप गाली गलौज जितना दिल्ली को देंगे, आप उतना ही नेता बनेंगे। एवरीबॉडी नोज कि जो भी मिलना है वो दिल्ली से मिलना है। हर एक के प्रोजेक्ट, हर एक के जो एक विजन डॉक्यूमेंट, वो दिल्ली की रहमो करम पे एक तरीके से जिसे कहते हैं बने हैं। अब ये दिल्ली की ब्रिक बैटिंग करनी या दिल्ली की डिनाइग्रेशन करनी या दिल्ली के ऊपर एक वो स्टेज मैनेज बैटल लगानी, ये अच्छी बात नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का, मैं पर्सनल ना होते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो आप गवर्नर महोदय का इंटरव्यू जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में दिया है एक दिन पहले, एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सभी विभाग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और सभी विभागों का पॉलिसी डिसीजन लेने की जो ताकत, जो उसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। सेम इज द केस विद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक पार्टी है, एक विजन, एक आइडियोलॉजी, एक सोच, एक मैनिफेस्टो जिस पर पूरा हंगामा, उसका जवाब तो आपने पठानिया जी नहीं दिया कि ये दोनों पार्टियां जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं। हालांकि पहले देखा जाए तो सज्जाद गनी लोन की पार्टी पर भी इल्जाम लगता था, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी पर भी इल्जाम लगता था, लेकिन अब जो ये इल्जाम लग रहा है सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में लग रहा है। मैंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मेरी सलाह है कि इस बार तो वो चुनाव में एक तकरीबन वाइप आउट हो गए, साफ हो गए। आप लोगों की बात करें, वहां पे जो जमीनी सतह की हकीकत है उनकी बात करें, आप लोगों के साथ सच बोलें। ये 70 बरस जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370-35 से डबल करेंसी, ऑटोनॉमी, ये एक बार बार ये राग अलापने की जो कोशिश की, दिस इज नॉट कट आइज। ये लोगों में ट्रेवल नहीं किया है, ये लोगों में कहीं ट्रिकल डाउन नहीं किया है जनता में। तो आपको भी लोगों की राजनीति, लोगों की बात करनी पड़ेगी। मेरी गुड विशेष है दोनों पॉलिटिकल। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूं। पठानिया जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं सोढ़ी जी एक चीज समझना चाह रहा हूं कि ये जो बयानबाजी है, एक लंबे वक्त से ये इंतजार किया जा रहा था कि असेंबली का बजट सेशन आएगा, और बजट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेशन तो कई होते हैं, लेकिन बजट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर सेक्टर को एक तरह से उम्मीद होती है कि जब बजट आएगा तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो एक तरह से पूरी होंगी, उनके जो मसले मसाइल हैं वो एक तरह से इसमें शामिल किए जाएंगे। लेकिन बजट सेशन अभी शुरू ही एक तरह से हुआ है और उस पर इस तरह का ये हंगामा, और ये हंगामा इस तरह का नहीं। अब पीडीपी और महबूबा मुफ्ती लगातार पहले से भी एक तरह से हमलावर हैं, लेकिन बजट सेशन शुरू होते ही हमले और तेज हो गए। तो इसे सोढ़ी जी अब किस तरह से देखा जाए, ये जो सियासत अब जम्मू कश्मीर में हो रही है?
देखिए हुरेरा, जो महबूबा मुफ्ती की आज की स्टेटमेंट थी, वो ऐसा लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने वो स्टेटमेंट कबल अज़ वक्त दे दी है, क्योंकि आज तो गवर्नर का खुतबा था और गवर्नर के खुतबे के बाद जो ऑबिचुरी रेफरेंसेस पढ़े गए, उसके अलावा आज कुछ हुआ नहीं। कल से जो ये असेंबली सेशन होगा, ये बहुत ही हंगामा खेज होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि बीजेपी में ने भी अपनी कमर कसी हुई है कि कैसे वो जो ये रूलिंग कोalition गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, उसे कैसे टारगेट करेंगे। देखिए अक्टूबर महीने में ये सरकार बनी है, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, 4-5 महीने, लेकिन अभी तक जो प्रोमिसेस लोगों से किए गए थे, जिनमें आप बात करें 12 गैस सिलेंडर फ्री देने की, जिसमें आप बात करें 200 यूनिट पावर लोगों को फ्री देने की, तो बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक ग्राउंड में कोई भी वादा जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और उस पे जो बीजेपी है, उन्होंने अपनी कमर कस ली है कि इस सरकार को, ये बजट सेशन को काफी हंगामा खेज बनाना है और कल से वो जो फायर वर्क्स जैसे कहते हैं वो देखना सामने आएगा। महबूबा मुफ्ती की तो मजबूरी है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने ये चीज़ एज एन अपोजिशन लीडर, जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, एक उनकी काफ़ी पावरफुल पार्टी थी, लेकिन अभी उनके सारे लीडर छोड़ के जा चुके हैं, लगभग 3 ही उनके पास एमएलए हैं। और एक टाइम ऐसा आया कि महबूबा मुफ्ती को ही 370 हटाने के लिए ब्लेम किया गया। ये कहा गया कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सरकार में लाने वाले वो थे। चलो, वो तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए ये वाला बजट सेशन जो है वो बिल्कुल आसान नहीं होगा। बीजेपी ने कमर कसी हुई है। सजाद लोन जो हैं, कई ऐसे और इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, जो इस सरकार को टारगेट करेंगे उनके प्रोमिसेस पे। रही बात, आप देख लीजिए उमर अब्दुल्ला पे एक और एलिगेशन लगाने जो पार्टीज हैं वो ये लगा रही हैं कि अभी तक जो ट्रांजैक्शनल ऑफ जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स हैं वो उन्होंने नहीं बना के दिए हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि सारी जो पावर्स हैं वो एलजी के पास है, सरकार को चलने नहीं दिया जाता, लेकिन चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, क्योंकि एलजी के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है और पॉलिसी है। इसके अलावा जितना आप एजुकेशन देख लीजिए, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास हैं। क्यों अभी तक वो एलजी के पास वो ड्राफ्ट नहीं पहुंचा है? क्या वजह है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास तो पूरी फ्रीडम है। और उमर अब्दुल्ला से जब ये पहले पूछा गया था कि क्या वो रूल जो हैं ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था नहीं, वो तो बिटवीन दी इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एलजी ऑफिस है और इलेक्टेड गवर्नमेंट ने वो बना के भेजना है। तो कई एलिगेशंस, देखिए मैं एक और चीज आपको बता दूं कि कई इस तरह का ये जो सेशन रहेगा काफी हंगामा खेज रहेगा। जी हुरेरा। हाँ, मैं ये कह रहा था सोडी जी कि देखिए अपोजिशन तो इल्जाम लगा रहा है, पीडीपी इल्जाम लगा रही कि उमर अब्दुल्ला नहीं बोल रहे हैं, सरकार खामोश है, काम नहीं कर रही। और जावेद हसन बेग साहब भी जो हमारे साथ जुड़े थे वो भी अब शायद हमारे साथ नहीं है और चले गए हैं। उन्हें शायद वो सीधे सीधे जवाब नहीं देना चाह रहे थे और वो चले गए, लेकिन मैं कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ दोबारा से जुड़ते हैं तो उनके पास हम जरूर जाएंगे। मैं आदित्य गुप्ता आपके पास आना चाहूंगा। और वहीदुर रहमान पर्रा जो आपके एमएलए हैं पीडीपी के, उन्होंने कहा कि एलजी का जो अभिभाषण था, जो उनकी जो तकरीर थी जिससे शुरुआत हुई बजट सेशन की, उन्होंने कहा कि मैं इससे एक तरह से निराश हूं क्योंकि इस स्पीच में 370 को लेकर बात नहीं की गई और इसके अलावा स्टेटहुड की इसमें कोई बात नहीं की गई। इस तरह से उन्होंने अपनी मायूसी जाहिर की है। देखिए, अब जो गवर्नर का एड्रेस होता है वो सरकार का एड्रेस होता है। सरकार उमर साहब की है। उमर साहब ने इलेक्शन जीती है कुछ बातें करके और कुछ एस्पिरेशन जो कश्मीर के लोगों की हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की, उन एस्पिरेशंस के बारे में, वो एस्पिरेशंस इस पूरे जो एलजी साहब का जो ओपनिंग रिमार्क था उसके अंदर मिसिंग थे। तो अब क्लैरिटी ये है कि जहां पर उमर साहब कहते हैं कि हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है और उनकी से है गवर्नमेंट में और वो गवर्नमेंट के साथ पूरी टैंडम में चल रहे हैं, तो सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट के टैंडम में चल रहे हैं तो क्या एलजी के एड्रेस के अंदर वो चीजें जो होनी चाहिए थी विद रिगार्ड टू द स्पेशल स्टेटस, विद रिगार्ड टू द वे थिंग्स हैपन ऑन 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ है, उन चीजों के बारे में बात नहीं की है उस एड्रेस ने। तो सिंस वो चीज नहीं होती तो ये लेकर जाया जा सकता है कि उमर सरकार ने भी एक किस्म का नॉर्मलाइज कर दिया है 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी हुआ है, एंड दैट इज अ कंप्लीट यू टर्न, क्योंकि वोट इन चीजों के ऊपर मांगा नहीं गया। आरिफ पठानिया जी, क्या इसे आप मानते हैं? क्योंकि पीडीपी कह रही है कि आज का जो अभिभाषण था एलजी साहब का, उसमें 370 की भी बात होनी चाहिए थी और स्टेटहुड पर भी चर्चा होनी चाहिए थी।
जी, ये आदित्य जी तो एक बाय प्रोफेशन वकील हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक रिस्पेक्टेबल ऑफिस लीडर हैं। लेकिन ये बात कश्मीर की गली कूचे और खेत खलियान में भी आम आदमी जानता है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला अब ये ओवरटर्न होने से रहा है। इस 5 अगस्त 2019 के फैसले को इस देश की दोनों संसद के हाउसेज ने, अपर हाउस और लोअर हाउस का स्टैंप है। आदित्य गुप्ता, आप भी बोल सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पे अपना स्टैंप लगाया, इस पे अपना सील लगाया हुआ है। अब धारा 370 इतिहास है। धारा 370 की बात करना और सहमत नहीं, देखिए आरएस पठानिया जी, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई बात नहीं, मेरे बाद वो बात कर लें। तो धारा 370 के लोग मिलकर जम्मू के लोगों के साथ झूठ फरेब और एक मुजस्मे की राजनीति करना मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा। मैंने इनको एडवाइस दिया है, मेरी सिंपैथीज है इनके साथ, गुड विशेष है इनके साथ। लोगों की बात करें, लोगों के विकास की बात करें, लोगों के जो रोजमर्रा के जो विषय है उसकी बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं तो करें, बट एटलीस्ट आदित्य गुप्ता जवाब दे सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं जी। देखिए पठानिया साहब, सीधी बात है, आप इसमें बात करते हैं, आपका लुकआउट जो है 5 अगस्त 2019 का, वो ये है कि एब्रोगेशन ऑफ 370। मेरा लुकआउट और हमारी पार्टी का लुकआउट ये है कि 5 अगस्त 2019 को ना सिर्फ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, आपके बेसिक राइट्स भी छीने गए। जिस तरीके से लोगों को डिटेन किया गया, जिस तरीके से पार्टी तोड़ी गई, आप स्पेशली आप हमारी पार्टी देखेंगे, आपने खुद लोगों को देखा है जो आज ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, कहां से निकले हैं वो लोग? दे वर पार्ट ऑफ पीडीपी, लोगों ने इलेक्शन, आपके सामने की बात है, पार्टी तोड़ी गई आपके कुलीग्स से। आप एमएलए थे कोलिशन के अंदर, आपके सामने कुलीग से, मिनिस्टर से जो तोड़ के निकले गए। 5 अगस्त 2019 का वो हुआ जिस तरीके से यूएपीए के केसेस इंपोज किए गए, 2012 के उठा के आर्टिकल्स लिखे हुए, उनके लिए 12 साल बाद जर्नलिस्ट डिटेन किए गए, प्रेस क्लब बंद किया गया, कश्मीर बार एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन नहीं होने दी जा रही। सर आप मुझे बताओ, आप भी तो मुकला हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर बार एसोसिएशन हो जाती है? तो 5 अगस्त 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद आप सिर्फ ये एब्रोगेशन नहीं थी, और वहां से, और उसके अलावा जब आपने जो हमें सजेशन दी है कि हमें कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, लोगों के बारे में बात की सर, हम रेगुलराइजेशन के ऊपर बिल लेकर आए हैं, हम लिकर बैन के ऊपर बिल लेकर आए हैं, हम लैंड रेगुलराइजेशन के ऊपर बिल लेकर आए हैं। क्या आपके जहां पे 29 एमएलए हैं सर, आई विल रिक्वेस्ट यू टू टॉक टू दी एलओपी, क्या आपके एंड से नहीं सर होना चाहिए था? क्या ऐसा कोई इशू नहीं है जम्मू का पठानिया साहब जिसके ऊपर बीजेपी या आरएस पठानिया एक बारी बिल कर देते? एटलीस्ट आदित्य गुप्ता इन हिज ओन पर्सनल कैपेसिटी फ्रॉम आरएस पठानिया की, आदित्य गुप्ता जी की बात हो गया, बोल लीजिए आप जी। आपको बिल्स लाने चाहिए सर। आई थिंक पठानिया साहब आपको उठना चाहिए अपनी पार्टी की व्हाटएवर उनका सिस्टम है उसके ऊपर उठ के। फॉर रेगुलराइजिंग पीपल you don't require a law passed by the legislature, very sweet and very simple. You don't require a law passed by legislature. जहां तक रेगुलराइजेशन की बात है, नहीं स्टेट लैंड को क्या ये पता है, पहले भी रूल्स जम्मू कश्मीर आपको पता है रेगुलराइजेशन के रूल्स को होती थी, वो रूल्स खत्म कर दिए गए हैं। आप उसको बकायदा एक्ट बनाओ ना सर। आप डेमोक्रेटिक पार्टी, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, you have a track record of, अगर कानून बनता है तो स्टैट्यूटरी राइट होता है किसी मिनिस्टर, किसी terms and expressions which are totally false, जो बिल्कुल गलत है और जिनका जमीनी हकीकत के साथ कोई भी उनका रिलेशन नहीं है। आप क्यों ऐसे कानून बना के रखना चाहते हैं लोगों की बात करें, सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी? चलिए ठीक है पठानिया जी और आदित्य गुप्ता जी, मैंने देखे टाइम दे दिया है। मैं सोडी जी आपके पास आना चाहूंगा, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि 370 देखिए बीजेपी कहती है कि अब ये तारीख का हिस्सा हो गया, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर पॉलिटिक्स होती रहती। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बजट सेशन, जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि बजट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों के मसले और मसाइल उठाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तो सेशन की जस्ट शुरुआत हुई है, लोगों के मसाइल कब उठाए जाएंगे? जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट, बेरोजगारी और इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के आउटस्कर्ट्स के जो मसाइल हैं, उन पर चर्चा आखिर कब होगी? देखिए हुरेरा, बात यही है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है जिन्होंने इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया, वोट दिया, उनकी नज़रें अब असेंबली पे ही हैं, उनके चुने हुए नुमाइंदों पे है कि उनके नुमाइंदे उनकी बातें कब करेंगे, चाहे वो जम्मू रीजन के लोग हों, चाहे वो कश्मीर घाटी के लोग हों। अब देखिए लोगों के मसाइल जो हैं वो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। थोड़ी सी बर्फबारी होती है तो बिजली का संकट कश्मीर घाटी में आ जाता है, जम्मू में अगर थोड़ी सी आंधी चलती है तो
तो बिजली के खंभे टूट जाते हैं, तो लोगों के प्रॉब्लम जो हैं, रोडों की खस्ता हालत है, तो ये जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, लोगों की नजरें तो असेंबली तक ही है कि उन्होंने अब चुने हुए नुमाइंदे भेजे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि चलिए ब्यूरोक्रेट जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, तो अब लोग तो ये देखते रहेंगे कि उनके जो मसाइल हैं वो कब उठाए जाएंगे। लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए 370 का जो मसला है या स्पेशल स्टेटस का मसला है, उसे एक इमोशनल कार्ड के तौर पे खेला जाता है, जबकि हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बात भली भांति जानते हैं कि 370 जो है वो डन एंड डस्टेड है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। जो ओनली इंपॉर्टेंट अभी बात है वो सिर्फ स्टेटहुड की है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब लोग अब इस चीज को भी देखेंगे कि जिसलिए सरकार चुनी गई थी उनके बहुत से मसले मसाइल थे, और जब वक्त आया तो उस पर बात हुई या नहीं हुई। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो ये एक तरह से शुरुआत है और आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी हमारे पास, हमारे साथ जुड़ने के लिए आर.एस. पठानिया जी, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।